जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2022-2023 की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रदर्शित की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, जिसे कि BMD कहा जाता है, उसके लिए एक नई लंबी दूरी के रडार, जिसे कि LRR कहा जाता है, यानी कि लॉन्ग रेंज रडार, उनका डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, जो कि एक महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन है भारत के BMD के लिए। और ये रडार बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ जो डिटेक्शन है उसे एनहांस करेगा, साथ ही आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। साथ ही उनकी LRR BMD प्रोग्राम में चल रहे फेज 2 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि 2026 और 2027 के बीच ऑपरेशनल हो जाएगा। इसमें 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी, जो कि भारत की मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस को और मजबूत करेंगी। और ये जो लॉन्ग रेंज रडार्स हैं वो इन नए इंटरसेप्टर मिसाइलों की प्रभावशीलता को और सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। ये जो लॉन्ग रेंज रडार होंगे वो 1500 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को स्कैन कर सकते हैं और एक विस्तारित सीमा में बैलिस्टिक मिसाइल खतरों का पता लगाने में ये सक्षम होंगे। इसके अलावा लॉन्ग रेंज रडार न केवल पता लगाने के लिए बल्कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों की पहचान करने के लिए भी इन्हें डिजाइन किया जाएगा, जो कि मिसाइल हमले के दौरान डिसीजन लेने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही ये जो लॉन्ग रेंज रडार होंगे उनकी एक बेहतर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ताकि इन्हें आसानी से इंस्टॉल किया जा सके। साथ ही ये जो लॉन्ग रेंज रडार है वो कमांड के उस क्षेत्रों से भी डेटा ट्रांसमिट करने में भी सक्षम होंगे। यानी कि दोस्तों, ये जो लॉन्ग रेंज रडार है इसका डेवलपमेंट भारत के BMD को और ज़्यादा मजबूत और विश्वसनीय बनाएगा। ये एडवांस रडार आने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों के साथ मिलकर बैलिस्टिक खतरों से बचाव करने की भारत की क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक सोलर पावर्ड सी ड्रोन तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल अटैक, सर्वे करना और सिक्योरिटी और उससे अधिक तक किया जा सकता है। बता दें कि ये जो सोलर पावर ड्रोन है वो हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण और तटीय निगरानी के लिए भी डिजाइन किया गया है। अनमैन्ड सरफेस व्हीकल है, ये सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। आपको बता दें कि बेल के द्वारा बनाया जा रहा है ये जो नया अनमैन्ड सरफेस व्हीकल है, ये 30 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम है, जिसमें कि इसमें ज़रूरी सेंसरों को लगाया जा सकता है। बता दें कि पानी के नीचे की विशेषताओं को बेहतर तरीके से ये मैप कर पाएगा और महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित कर सकता है। इसके अलावा अपने रिमोट कंट्रोल मोड और वे पॉइंट नेविगेशन के साथ ये तटीय निगरानी के लिए तैनात किया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि इसका इस्तेमाल कैमिकेजी मिशंस में भी किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और भारत अब एक बड़ा सहयोग करने जा रहे हैं, जो कि अंडर वाटर सर्विलांस को लेकर होगा, क्योंकि चाइना पानी के नीचे अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ा रहा है, जिससे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टेंशन में है। इसीलिए दोनों ही देश मिलकर पानी के नीचे निगरानी करने वाले जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं उन्हें तैयार करने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। अंडर वाटर सर्विलांस यानी कि पानी के अंदर होने वाली गतिविधियों को ट्रैक करने और समझने की क्षमता होती है, जिससे पनडुब्बियों की गतिविधियां, पानी के नीचे जो माइंस हैं, इसके अलावा अन्य जो खतरे हैं उन्हें भी ये पहचान सकते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के पास विशाल तटरेखाएं और रणनीतिक समुद्री हित है। चाइना की पनडुब्बियां लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक कार्रवाई कर रही हैं, जिसकी वजह से पानी के भीतर जो खतरे हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास में अंडर वाटर सर्विलांस पर फोकस कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से रणनीतिक समुद्री स्थानों में सेंसर्स और निगरानी प्रणालियों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और खास है कि ये जो AUV हैं, यानी कि ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया की विशेषज्ञता का फायदा भारत को मिलेगा, जिससे कि भारत का जो रक्षा उद्योग है उसे भी एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना ने केवल 6 दिनों में P-8I विमानों के पहले लैंडिंग गियर को सफलतापूर्वक रिप्लेस किया है। INS रजाली में 1 से 6 अप्रैल 2024 के बीच किए गए इस जटिल ऑपरेशन में मेसर्स AIESL मुंबई के कर्मियों और भारतीय नौसेना के प्रतिनिधियों की एक टीम इस काम में लगी थी। और ये जो लैंडिंग गियर रिप्लेसमेंट किया गया है वो रिकॉर्ड समय में किया गया है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए P-8I मिशन की जो मिशन तत्परता है, यानी कि मिशन रेडीनेस है, उसे बनाए रखेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के लिए पहला फ्लीट सपोर्ट शिप यानी कि FSS, इसके स्टील कटिंग का काम शुरू हो चुका है। फ्लीट सपोर्ट शिप यानी कि ये वो जहाज होंगे जो कि युद्ध के दौरान हमारे जो वॉरशिप्स हैं उनकी हेल्प करेंगे। बता दें कि ये 5 जहाज पूरी तरीके से भारत में ही बनेंगे। इनका डिस्प्लेसमेंट करीबन 40 से 45 हज़ार टन के बीच होगा। इन्हें बनाने के लिए करीबन 19,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी। इससे भारतीय नौसेना को एक बड़ा फायदा मिलेगा। बता दें कि इनके ऊपर एक HAL का ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जा सकता है, यानी कि इस पर एक हेलीकॉप्टर हैंगर भी होगा। इसका एक बड़ा फायदा ये मिलेगा कि हमारे जो जंगी युद्धपोत हैं उन्हें बार बार बंदरगाह पर नहीं लौटना पड़ेगा मिशन के दौरान। ऐसे में फ्लीट सपोर्ट शिप्स जो हैं वो बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाएंगे। इससे पहले कहा जा रहा था कि फ्लीट सपोर्ट वेसल प्रोग्राम में तुर्की की कंपनी से मदद ली गई है, लेकिन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने
इसे साफ तौर पर नकार दिया है। जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन परामर्श के लिए एक तुर्की की फर्म के साथ समझौता किया था, लेकिन इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा अनुबंध को मंजूरी दिए जाने से पहले ही रद्द कर दिया गया था। यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का ये जो डिजाइन है वो खुद का है और इसके डिजाइन के परामर्श के लिए कुछ स्थित एक फर्म से हेल्प ली गई है। आपको बता दें कि 2023 में 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के लिए एक अनुबंध किया गया था और इन जहाजों को 2027 के मध्य तक भारतीय नौसेना को वितरित किया जाना निर्धारित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की 175 किलोमीटर रेंज वाली स्टार सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल का फैब्रिकेशन अब एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स 2024 के अंत में होंगे। बता दें कि ये जो स्टार है वो लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन से लैस होगा और इसकी स्पीड मैक 2.5 होगी, जो कि हमारी सरफेस वॉरशिप्स हैं उनकी ताकत को और बढ़ा देगी, जिससे कि ये इनकमिंग जो सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स हैं उन्हें डिटेक्ट और एंगेज कर सकते हैं। बता दें कि स्टार का एक एयर लॉन्च वेरिएंट को भी तैयार किया जा रहा है, जिसे कि तेजस एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जाएगा और ये एंटी अवॉक्स और एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर काम करेंगे। कहा जा रहा है कि ग्राउंड लॉन्च वर्जन पर भी काम होगा, जिस पर विचार चल रहा है और इनकी एक बड़ी हुई रेंज होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ अब एक नई 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर ऑटो लोडिंग मेन गन पर रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि भारतीय सेना के फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक्स पर लगेगी, जिससे कि ये वाइडर रेंज में एमुनेशन को फायर कर सकते हैं, जिसमें कि आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सपोर्ट ट्रेन्स और लेजर गाइडेड मिसाइल्स शामिल हैं, जिनकी रेंज 12 किलोमीटर के आसपास होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारतीय सेना को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर अगले महीने मिल जाएंगे और अब योजना यह है भारतीय सेना की कि अतिरिक्त 18 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को और खरीदा जाए। यह फैसला तब लिया गया है जब भारतीय वायुसेना ने अपने किसी भी अपाचे हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना को ट्रांसफर नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसे में आर्मी अपने फंड का इस्तेमाल करेगी, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि भारतीय सेना भी अपाचे की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रही है, जबकि अपाचे का रिकॉर्ड पिछला अगर आप देखें तो कई अपाचे दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और हाल ही में आपने देखा होगा कि LAC पर भी हमारा एक अपाचे हेलीकॉप्टर पर दिक्कतें आ गई थी। ऐसे में दोस्तों, भारत को अपने प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। भारतीय सेना को भी इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। माना कि अपाचे काफ़ी एडवांस हेलीकॉप्टर है, लेकिन ये कोई विकल्प नहीं है भारतीय सेना के लिए कि केवल इसी के दम पर हम किसी भी जंग को जीत सकते हैं। या तो आपके पास हज़ारों की संख्या में अपाचे हों, अब 18 अपाचे फिर 6 ये अपाचे, तो इनसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं बनने वाली। बेहतर यह है कि अपना स्वदेशी प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है उस पर ही फोकस किया जाए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ की तरफ से कहा जा रहा है कि डीआरडीओ अब AMCA प्रोग्राम के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम को तैयार कर रहा है, जो कि एक नेटवर्क होगा हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर्स का, जिसे कि इस एयरक्राफ्ट के रणनीतिक स्थान पर प्लेस किया जाएगा। ये लगातार अपने आसपास के क्षेत्र को स्कैन करेगा और पायलट को पूरा 360 डिग्री का फेरिकल व्यू देगा, थ्रेट चाहे वो पहाड़ों के पीछे या फिर घने अंधेरे से ही क्यों ना आ रहा हो। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की नज़र ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रर के C390 स्पेशल मिशन प्लेटफॉर्म पर है, जिस पर एम्ब्रर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा है, जिसके जरिए ये एयरक्राफ्ट इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस जो मिशन है उन्हें कर सकता है और साथ ही ये हथियारों को भी अपने साथ ले जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका की यूरोपीय कमान के प्रमुख और नाटो के एक सहयोगी कमांडर जनरल क्रिस्टोफर ने कहा है कि रूस की सैन्य क्षमताओं को कम नहीं आंका जा सकता। उन्होंने रशिया की एयर पावर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में 2 साल से अधिक समय से जंग चल रही है, इसके बावजूद भी रशिया की वायुसेना ने अपने बेड़े का लगभग 10% ही खोया है। यानी कि रशिया की रणनीतिक ताकत, लंबी दूरी के विमानन, उनकी साइबर क्षमता और अंतरिक्ष क्षमताएं हैं जो कि उसकी बरकरार हैं। यानी अमेरिकी जनरल ने यह भी कहा कि रशिया लंबी दूरी की जो मिसाइल हैं उन्हें हमलों के लिए प्राथमिकता दे रहा है, जिससे कि फ्रंटलाइन हवाई ऑपरेशन की आवश्यकता उनकी कम हो जाएगी, जिससे कि उनकी फ्रंटलाइन एयर ऑपरेशन की जो जरूरत है वो कम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एक्ट ईस्ट की पॉलिसी की अगर बात की जाए तो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा म्यांमार है और भारत म्यांमार तक पहुंच के 2 रास्ते विकसित कर रहा है, एक मिजोरम से सितवे तक और दूसरा मणिपुर से त्रिपक्षीय राजमार्ग। मौजूदा स्थिति में म्यांमार के साथ काम बहुत कठिन रहा है, लेकिन हमने अलग अलग समूहों के साथ बातचीत करने की कोशिश की है। एस जयशंकर जी ने कहा कि एक्ट ईस्ट को आगे बढ़ाने का दूसरा रास्ता अब बांग्लादेश के माध्यम से है और एक बार ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाता है तो इससे न केवल निवेश
बल्कि व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि चारों ओर से जमीन से घिरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी के लिए एक ऑप्शनल रास्ता भी खुल जाएगा। आपको बता दें कि मिजोरम से सड़क के माध्यम से म्यांमार सितवे बंदरगाह तक पहुंचने के लिए भारत कड़ी मेहनत कर रहा है। सितवे बंदरगाह का निर्माण कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में भारत सरकार की सहायता के तहत किया जा रहा है। दोस्तों, भारत अब मिलिट्री डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है और इसे बढ़ावा देने के लिए कई अफ्रीकी देशों के साथ साथ फिलीपींस, आर्मीनिया में पहली बार डिफेंस अताशी की तैनाती की जा रही है। बता दें कि इससे भारत को बड़ा फायदा होगा, खास करके भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यही वजह है कि फिलीपींस और आर्मीनिया दोनों ने ही भारत के साथ अरबों रुपए के हथियार समझौते भी किए हैं, जहां आर्मीनिया ने रॉकेट सिस्टम्स खरीदे हैं, तोपें खरीदी हैं और अन्य हथियारों की खरीद चल रही है, तो फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदी है। और आने वाले समय में ये जो रक्षा समझौते हैं वो और आगे बढ़ेंगे और मजबूत होंगे, और ये जो अताशे हैं वो नए हथियारों की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगा, यानी कि अमेरिका इजराइल का कवच बन जाएगा। ईरान की तरफ से कहा गया कि इजराइल का हमला हमारी जमीन पर हमले के समान था। ईरान ने यह भी कहा कि जिन शैतानी ताकतों ने हमारे ऊपर हमला किया है उन्हें सजा हम देंगे। कहा जा रहा है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच हमला होता है तो संघर्ष बड़े इलाकों तक फैल सकता है। हालांकि ईरान के पास इजराइल का मुकाबला करने के लिए उतनी ताकत नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ईरान लेबनान में अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर और ज्यादा हमले करवा सकता है। दरअसल हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल के बॉर्डर पर गोलाबारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास हमास से ज्यादा ताकत है और वो इजराइल को सीरियस नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।